नमस्कार, एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। रण की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अब चुनाव की तरफ बढ़ चली है, क्योंकि कोविड के संकट के बीच अब यह भी दिखाई दे रहा है कि सरकार ने तय कर दिया है कि 10 बजे तक बाजार खुलेंगे। तमाम तरह की जो पहले से व्यवस्थाएं थी वो लगभग यथावत हो गई है। तो स्वाभाविक है कि जो भी पार्टी होगी वो 3 उपचुनाव में अपने भविष्य को तलाश रही होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस। बीजेपी ने तो कल मंत्री समूह की बैठक भी हुई है और उसमें यह भी लगभग चर्चा हुई है कि आखिर किस मंत्री को किस जगह की जिम्मेदारी सौंपी जाए, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे मंत्री लोग। तो एक बैठक भी हुई कैबिनेट के बाद। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस आज भी एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है, जिसमें महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेगी और सीधे जनता के पास पहुंचेगी और ये बताएगी कि आखिर वर्तमान सरकार, केंद्र की सरकार ने किस तरह से महंगाई को बढ़ावा दिया, और यही सब मुद्दों को लेकर उपचुनाव में जाने की तैयारी है। लेकिन क्या जनता इन मुद्दों को समझ पाएगी या भारतीय जनता पार्टी की जो रण की रणनीति है उसको समझ पाएगी? आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे, इसी को समझेंगे। लेकिन मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले सुन लेते हैं आखिर कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस महंगाई को लेकर क्या करने वाली। पहले ये सुन लीजिए, फिर हम चलते हैं, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुन लीजिए सज्जन वर्मा। हमारे नेता कमलनाथ जी दिल्ली में हैं, हाई कमान से उनकी रोज बैठकें हैं और यही सिलसिला है। एक तो महंगाई के ऊपर एक बड़ा आंदोलन करने की तारीख तय होंगी। संगठन में नीचे फेरबदल करने का मुद्दा है और कुछ जिले जो वर्षों से लोग जमे हैं उनको हटा के यंग जनरेशन की टीम को वहाँ पे एक्मोडेट करना है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इस पे आंदोलन करने की रूपरेखा, उन मुद्दों को हम नीचे गांव तक ले जाएंगे। चलिए, तो गांव तक जाने की तैयारी में है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कामों के जरिए जनता तक पहुंचेगी, क्योंकि कोविड के बीच में चाहे राशन देने की बात हो या फिर अलग अलग सुविधाएं देने की बात हो, मुख्यमंत्री खुद लगे रहे। पर मुख्यमंत्री जी ने जो किया है कि जनता उसको समझ पाएगी, क्योंकि अब 3 उपचुनाव विधानसभा के होना है, एक लोकसभा का चुनाव भी दिखाई देगा। तो क्या है रण की रणनीति? मेरे साथ इस वक्त नेहा बग्गा जी जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की। नेहा जी, आपका स्वागत है। योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और योगेश यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। योगेश जी, आपका भी स्वागत है। नेहा जी, जनरली अब ये समझा भी जा सकता है कि चुनाव तो थोड़े बहुत टल सकते हैं, लेकिन होना तो है ही, चूंकि सीटें खाली हुई है। चाहे उपचुनाव की बात करें, विधानसभा की या फिर लोकसभा की बात करें। और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्री समूह की जो बैठक, जब कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद चर्चा भी हुई है इस मुद्दे पर कि कौन से मंत्री को कैसी जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो क्या बीजेपी अब इस तरफ बढ़ चली है? मनोज जी, देखिए, चुनाव तो एक सतत प्रक्रिया है और संविधान के तहत उसको अपने समय सीमा में होना ही है। ये बात जरूर है कि कोरोना को देखते हुए कुछ फैसले लिए जा सकते हैं कि प्रक्रिया क्या हो, पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एक्टिव मोड में रहती है और लगातार इसका प्रयास करती रहती है किस प्रकार से संगठन को, सरकार के जो काम है वो अंतिम पंक्ति तक पहुंचाए जा सके। उसी के तहत आप देखेंगे तो लगातार इस पे कार्यक्रम चल रहे हैं। चाहे सेवा ही संगठन वन के माध्यम से जब पहली वेव आई थी तो राशन वितरित करना हो, अन्य तरीके की सुविधाएं पहुंचाना हो। उसके बाद जब सेकेंड वेव आई तो सरकार ने जिस तरीके से सारा मैनेजमेंट किया समय रहते, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, और साथ ही साथ संगठन ने भी लगातार इसमें काम करने का काम किया है सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत। वहीं पर अगर आप संगठन की बात करेंगे तो संगठन में कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन, वृक्षारोपण और उसके साथ साथ में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे बातचीत, लगातार इस प्रकार के कई कदम सरकार उठा रही है और साथ में संगठन कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। 21 तारीख का जब महाअभियान शुरू हुआ तब भी आपने देखा कि वैक्सीनेशन को लेके विश्व में अगर किसी ने, प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया तो वो मध्य प्रदेश है। इंदौर शहर नंबर 1 पर रहा। पर सवाल ये है कि कांग्रेस जिन मुद्दों पर बात कर रही है, आप देखिए सज्जन सिंह वर्मा का ये शायद तीसरा बयान है इस 15-20 दिन के अंदर, जिसमें वो कह रहे हैं कि पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को लाने की आवश्यकता है। यानी कि अंतर्द्वंद बहुत ज्यादा है और शायद मुझे लगता है कि पुराने से उनका तात्पर्य कमलनाथ जी की ओर है, क्योंकि पिछले आप 3 साल में देखेंगे जब से कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, ऐसे 15 दिन भी नहीं रहे जिसमें कमलनाथ जी लगातार मध्य प्रदेश में रहे हों।
और एक बार बार जो आवाज उठ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर से, वो आपको दिखाई भी देती होगी, चाहे बिल से अजय सिंह जी का बयान हो, चाहे अरुण यादव जी का बयान हो। और उसी क्रम में लगातार विवेक तनखा जी ने भी इस्तीफा यही देते हुए कहा कि नए लोगों को आना चाहिए और पुराने लोगों को अब थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। तो आज समय है कि कांग्रेस पार्टी को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 अपने कार्यकर्ताओं को महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस आज भी साइकिल रैली निकाल रही, युवा कांग्रेस या गांव में जाने की तैयारी है, ये सब मुद्दे कहीं परेशान तो नहीं करेंगे उपचुनाव में? जी, हमने देख लिया कि यूथ कांग्रेस कहाँ है। 2-3 दिन पहले भी जब एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया कोरोना के सारे पैरामीटर्स को धुजिया उड़ाते हुए, तो यूथ कांग्रेस तो कहीं नजर नहीं आई। दिग्विजय सिंह जी नजर आ रहे थे। तो आज यूथ कांग्रेस का क्या हाल है? एनएसयूआई में 8-10 साल से कोई नया अध्यक्ष नहीं मिला है। विपिन वानखेड़े जी के बाद में नेता प्रतिपक्ष एक ही है, पूर्व मुख्यमंत्री वही व्यक्ति रहा है, मुख्य सचेतक वही व्यक्ति है, प्रदेश अध्यक्ष वही व्यक्ति है। तो जहां तक मुद्दों की बात, लोकतंत्र में आवश्यक होता है कि विपक्ष जो है वो मजबूती से सामने आए, पर विपक्ष में आपको दिख कौन रहा है? इनका ऑर्गेनाइजेशन कहीं है नहीं। और वहीं पर अगर आप प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करेंगे तो अलग अलग सुर वहां से भी उठ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि पैराशूट से कोई लैंडिंग होगी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा की भी। तो ये परिस्थितियां हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आप कहीं पर मेल करना या आपसी दोनों की योगेश यादव जी, सवाल यही है कि आप लोग कह रहे हैं कि महंगाई जैसे मुद्दे हैं और हम देख भी रहे हैं आप सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। हालांकि कब उतरेंगे सड़क पर, कितने दिखाई देंगे, अभी तो सब टीवी में ज्यादा दिखाई देते हैं, पर सड़कों पर तो उतरना पड़ेगा, ऐसे बड़े मुद्दे हैं। पर क्या उपचुनाव की तैयारी, जो रण की रणनीति है, तैयार हो गई है कांग्रेस की? देखिए मनोज जी, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारत की जनता या मध्य प्रदेश की जनता इस बात को महसूस करने लगी है और अनुभव हो गया है कि ये सरकार भ्रम पैदा करती है और भ्रम का शिकार बनाकर लोगों को उन मुद्दों से दूर रखती है जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं। कभी धर्म परोसती है, कभी जातिगत भेदभाव परोसती है, कभी देश बेचने की बात करती है, तो कभी निजीकरण की बातें करती है। लेकिन मूल मुद्दों से, चाहे प्रधानमंत्री की मन की बात हो, चाहे हमारे शिवराज सिंह जी के नारे हो, आप देखेंगे सब जगह एक भ्रम पैदा किया जाता है। और जो मूल आवश्यकताएं समाज की बुनियाद, आज समाज को जरूरत है अपनी भूख मिटाने की, अपने तन पर कपड़ा और अपना मकान। लेकिन मकान की बात तो दूर है, आप तो भूख, आप तो निवाला ही छीनते जा रहे हैं। महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है और ये महंगाई एक इतना विकराल रूप, सत्ता का रूप ले लिया है कि गरीब व्यक्ति तो क्या, मध्यम वर्गीय, हाई मध्यम क्लास, अब तो बोलना ही नहीं चाहिए कि हाई मध्यम क्लास का व्यक्ति कोई मीडियम क्लास का व्यक्ति हो, अब हर आदमी गरीब होता जा रहा है। और इतनी भयानक स्थिति हो गई है कि अब बात करना बड़ा बेमानी मानते हैं यदि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को किसी को कटाक्ष कर दें कि भाई आप 50-55 के पेट्रोल डीजल पर साइकिल पर निकले थे, अब 110 और 112 तक पहुंच रहे, तो अब आपका क्या कहना है? तो ये दूसरे धर्म की बात करने लग जाते हैं, ये दूसरे मुद्दों पर ले आते हैं। ये जो भ्रम की राजनीति करने वाले, शिकार करने वालों के खिलाफ ये एक शंखनाद है। सज्जन सिंह जी वर्मा का जो बयान है कि हम महंगाई की बात करेंगे, हम भूखमरी की बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बातचीत करेंगे, और यह बहुत आवश्यकता है। और मैं आपको कह रहा हूं कि उपचुनाव में जो तैयारी कांग्रेस की है, वो कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर आएगी। और उपचुनाव में हमें अपने आप ही जन समर्थन अथाह रूप से इसलिए मिल रहा है कि लोगों ने महसूस कर रहा है। बीजेपी तो कह रही है वृद्धों के साथ कैसे आगे बढ़ेगी कांग्रेस? मनोज जी उसी बात पर आ रहा हूं। नेहा जी अभी कह रही थी कि हम दरकिनार करना चाहते हैं। शायद ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा का पालन कर रही है और उन्हीं मानसिकता में बातचीत करिए। दरकिनार की जो राजनीति है, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मध्य प्रदेश में सुमित्रा महाजन हो या अन्य वरिष्ठ नेता हो, उनको दरकिनार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक चाल हुआ करती है कि बुजुर्गों को साइड में करना है तो युवाओं की बात करें। युवा अग्रिम पंक्ति में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ऊर्जावान युवा है और हमें इस बात का गर्व हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अपने आप में एक ऊर्जा रखते हैं, एक विचार रखते हैं, एक सचेतना रखते हैं। नए लोगों को आगे तो आना पड़ेगा ना, और नए लोग आएंगे तो स्वाभाविक है, आप भी जानते हैं कि एक ऊर्जा अलग दिखाई देती है युवा लोगों की। अब हमने दिग्विजय सिंह जी को देखा, एक मुद्दे पर वो दिखाई दिए थे, हालांकि वो युवाओं से कम पड़ते नजर नहीं आए हैं, तो एक मौका तो मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को कहने का। मनोज जी, युवा हमारे कहाँ पीछे हैं? किसके पांव को रोका गया या बांधा गया? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, हम संघ आधारित और
फासिस्टवादी चरित्र में काम नहीं करते हैं। यहाँ तो स्वायत्तता है, यहाँ मौलिकता है, युवा आगे है। आज हमारा आदिवासी बेल्ट मजबूत है, बैकवर्ड मजबूत है। आज हमारे युवा विधायक तेजस्वीता से कार्य कर रहे हैं। और जहां तक नेहा जी को ये बात स्पष्ट नहीं है कि हम परिपालन करते हैं कोरोना के नियमों का, और उस नियमों के अंतर्गत हमने जो भी प्रदर्शन किया, अथाह समंदर है युवा कांग्रेस के पास, महिला कांग्रेस के पास, सेवा दल के पास, एनएसयूआई के पास। हम तो बोलते हैं आप हमें आह्वान कर दीजिए, सरकार आप है, सरकार आपके पास है, लाखों इकट्ठा करके भोपाल में बता देंगे और ये मौका आएगा। ये सिर्फ कोरोना का एक परिपालन है, लाखों का समंदर हम जब चाहेंगे जब इकट्ठा करेंगे। चलिए बढ़िया है, लाखों लोगों को लेकर आप आ जाइए, मुद्दे बहुत बड़े हैं आपके पास। योगीराज योगेश जी, अब लगभग स्थितियां साफ हो गई है कि कोविड तो खत्म हो गया, ये मानकर चलिए, लेकिन तीसरी लहर की तैयारियां अपने तरह से कर रही है केंद्र और राज्य की सरकारें। पर क्या इस बीच में कल भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक बैठक भी हुई मंत्री समूह के साथ और आगे की रणनीति तय हुई। हालांकि बैठक में कुछ ऐसी बातें जरूर हुई जो अलग तरह की चर्चा को बलवती कर रही है, अंजाम दे रही है। पर क्या ये माना जाए कि बीजेपी कांग्रेस दोनों अब इसमें गंभीर दिखाई दे रहे हैं? कांग्रेस तो ये कह रही है कि अब हम महंगाई को लेकर सड़क पर उतरेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही दल चुनाव की तैयारी को लेकर अपनी रणनीतियां बना रहे हैं और बस इसमें यही देखना है कि इस रणनीतियों को आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। मुद्दे आपके पास बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दे को जनता तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जो दल इन मुद्दों को सही से जनता के दिमाग तक घुड़ पाता है, वो एक तरह से जनता की मानसिकता को परिवर्तित कर देता है और अपने पक्ष में मतदान करा देता है। तो देखने वाली बात यही होगी कि इन दोनों दलों में से कौन इन मुद्दों को उठा के और जनता के मुंह में डालेगा, क्योंकि महंगाई इस समय का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम सब देख रहे हैं कि पेट्रोल 100 के पार हो गया है, रसोई गैस की कीमतें 850 हो गई हैं। तो लगातार महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन इस महंगाई को आप कितना वहां तक कितना इसको कैश करा पाते हो, ये मामला, ये मुद्दा एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जहाँ तक सवाल है, सबसे बड़ी बात यही आती है, कांग्रेस में मुद्दे जब आपके पास आते हैं तो कांग्रेस अपने आप खुद में बिखर जाती है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी जाती है। अभी भी आप ये देखोगे फील्ड पर दिग्विजय सिंह जी तो नजर आते हैं, लेकिन कमलनाथ जी कहीं नजर नहीं आते। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है, इसमें कोई टीका टिप्पणी करे कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये मैसेज लोगों के बीच गलत चला जाता है। लोग ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस में 2 नेता हैं, एक तो आसमान से आते हैं और एक धरती नहीं छोड़ रहे। दिग्विजय सिंह की उपस्थिति बहुत जरूरी रहती है कि आंदोलनों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन जनता उसे नहीं पचा पाती। लोग उनको देखते हैं और इनमें ये अपनी राजनीति करा। तो ये इस तरह का एक जो माहौल बन जाता है कि 2 गुटों में बटी कांग्रेस नजर आती है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति लोगों के बीच बन जाती है। तो मैं जो बार बार यही कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में यदि आप महंगाई का मुद्दा कैश कराने की स्थिति में यदि आप जाओगे तो निश्चित तौर पर आप गेन करने की स्थिति में होगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेहा बग्गा जी, आप सुन रही थी योगेश यादव जी को, जवाब दीजिएगा। पर यह भी मैं समझना चाहूंगा कि अब जो 3 उपचुनाव होना है उसमें लोकसभा की सीट पर तो अरुण यादव बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शायद दिख नहीं रही है। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ महंगाई पर बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस बात कर रही है महंगाई की, तो हमारे पास तो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस की जब सरकार केंद्र में थी, पर इन्फ्लेशन रेट आज से सबसे ज्यादा था। 11% इन्फ्लेशन रेट हुआ करता था। कोरोना के पीक पर आने के बावजूद आज हमारा इन्फ्लेशन रेट 6-6.25% का है। नंबर 2, ये पेट्रोल डीजल की किस मुंह से बात करेंगे? जब जनता इनसे पूछेगी कि आप मध्य प्रदेश में विपक्ष में हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरने आंदोलनों की बात करते हैं, और गंगानगर जो राजस्थान का हिस्सा है जहां आपकी सरकार है, देश भर में सर्वाधिक रेट वहां पर है पेट्रोल डीजल के। जनता पूछेगी कि जयपुर कहाँ का हिस्सा है, जनता पूछेगी कि मुंबई कहाँ का हिस्सा है, क्योंकि ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं और इन 3 शहरों में सर्वाधिक रेट है। दूसरी बात, जनता ये भी पूछेगी कि 2014 में जब पेट्रोल डीजल के रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते थे, आप उसको घटा रहे थे क्योंकि चुनाव आ रहा था सिर पर, और 1,40,000 करोड़ के आपने बॉन्ड साइन कर दिए थे और आप देश को 2026 तक के लिए कर्जदार करके चले गए हैं।
जो भारतीय जनता पार्टी प्रतिवर्ष उसमें 9,500 करोड़ रुपए, उसके बाद 20,000 करोड़ रुपए, उसके बाद 27,000 करोड़ रुपए और 40,000 करोड़ रुपए तक का 2026 तक भरती रहेगी। जनता ये भी पूछेगी कि भैया क्या आपको जानकारी नहीं है कि खाद्य के जो तेल आते हैं वो अर्जेंटीना, यूक्रेन और रशिया से आते हैं, 65% हम वहां से लेते हैं और आज तक की 20 साल का सबसे बड़ा सूखा वहां पर पड़ा है, तो डिमांड सप्लाई में अंतर आएगा। जनता ये भी समझती है कि जब पेट्रोल डीजल ओपेक कंट्रीज से लेते हैं और डिमांड सप्लाई में अंतर आया है क्योंकि लॉकडाउन वहां पे भी रहा, यहाँ पे भी रहा, तो ये जो भ्रमित करने वाली बातें हैं, आज जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है और कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है। पेट्रोल डीजल का रेट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है नेहा जी, और फिर जनता उपचुनाव में आपसे भी पूछेगी। नहीं मनोज जी, निश्चित है, मैं इस बात को स्वीकार कर रही हूँ कि आज महंगाई है क्योंकि एक 3 महीने का बहुत लंबा गैप आया है, अर्थव्यवस्था रुकी है, जान को बचाना जरूरी था, घर पे रहना जरूरी था, और जैसे जैसे ये पटरी पे आएगी, अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी कम होगा, महंगाई भी कम होगी, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और आज सरकार के पास रेवेन्यू के लिए पेट्रोल डीजल के अलावा और कुछ था नहीं इस 3 महीनों में, तो उसको समय लगेगा थोड़ा सा वापस लाने में। पर ये दोहरे चरित्र की बात हो रही है कि अगर गंगानगर टॉप पर रहता है और नंबर 1 पर लीड करता है तो वो इटली का हिस्सा तो नहीं है, देश का हिस्सा है, और राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां पर आप क्यों नहीं आंदोलन? यादव जी, देखिए क्या होता है राजनीति में, यदि अपने चेहरे की कालिक को छुपाना हो तो हम पास के चेहरों को ढूंढने लग जाते हैं। नेहा जी के इस वक्तव्य विद्वान रही हैं और विद्वान है वो, लेकिन इस तरीके की अपनी कालिक छुपाने भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि वो आए बाएं दाएं देख रही है तो ये वाक चातुर्य हो सकता है। सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर आप बहुत अच्छी अपनी विवेचना प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पर यदि देखा जाए तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपीए सरकार बराए करम हमारी बुद्धि नहीं है, हम बुद्धिहीन लोग हैं। हम तो सिर्फ इतना से कहते हैं कि 2014 के पहले का हमें देश दे दीजिए, 2014 का देश आपको मुबारक हो। आप किसी पेट्रोल पंप के सामने जाकर ये अपने आंकड़े प्रस्तुत करेंगे तो आपको एक आम आदमी से क्या रिप्लाई प्राप्त होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और नेहा जी शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, मैं बता देना चाहता हूं कि पेट्रोल पंप से नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर तक उतर गए। अब ये बहुत एक भयानक घटना है कि एक प्रधानमंत्री की अलोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण है कि पोस्टर नए लग गए ना योगेश जी, पोस्टर लगे हैं वैक्सीन फ्री, सब जगह लगे हुए चाहिए। मनोज जी मुझे बोलना नहीं चाहिए कि कुछ पेट्रोल पंप पर पोस्टर के साथ उपभोक्ताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने नहीं कह रहा हूं मैं, एक आम आदमी ने जिस तरीके से अपना आक्रोश प्रकट किया है वो जग जाहिर है। तो मैं ये पुनः दोहरा रहा हूं कि ये जिस तरीके के आंकड़े प्रस्तुत करके ये हो रहा है, कोरोना हो गया, वो हो गया, आपकी उत्पादकता क्या है? प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं मन की बात की तो उत्पादकता की तो बात ही नहीं करते, आप दाएं बाएं की बात करते हैं, आप किसी गांव कस्बे की बात करके उदाहरण लेकर बैठ जाते हैं। मैं बोलता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बात की जानी चाहिए तो शिक्षा मंत्री करें, खेल के मंत्री खेल के बारे में, ओलंपिक के बारे में बातचीत की जानी चाहिए तो आपके खेल मंत्री करें, हमारा खेल मंत्रालय करे। और हमें गर्व है कि हमारे भारत के रत्न, हमारे जो बच्चे जा रहे हैं वो वहां से मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री जी की इसी तरीके की बात कहीं नहीं लगता है कि आपको टाइम पास कार्यक्रम लग रहा है देश के लिए? आप 8 घंटे देश के लिए काम तो करें, इंदिरा जी से शिक्षा लें। लेकिन प्रधानमंत्री यदि बात कर रहे हैं जो खेलने जा रहे हैं खिलाड़ी तो उसमें उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं तो उसमें बुराई भी क्या है? अरे साहब मनोज जी, सिर्फ आप एक ही मुद्दे को लेकर आप जीडीपी पर भी बात करिए, महंगाई पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बातचीत कीजिए, देश की अर्थव्यवस्था पर बात कीजिए, कुछ काम तो कीजिए। अब तो ये सिर्फ आप बोल वचन एक शब्द होता है साहित्य में, बोल वचन वाले। जिन चुनाव की हम बात कर रहे थे, उपचुनाव के, हम चले गए नेशनल मुद्दे पर ये भी मैं कह रहा हूं कि 2 उसमें भारतीय जनता पार्टी, 2 कांग्रेस के पास थी 2 सीटें, एक भारतीय जनता पार्टी के पास थी और लोकसभा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो नया क्या करेगी कांग्रेस जिसमें ये दमोह में जीतकर आप कहीं उत्साहित तो नहीं है? नहीं देखिए, हमें अति आत्मविश्वास नहीं है मनोज जी, लेकिन इस बात का विश्वास संपूर्ण है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, उसके साथ आम जनता भी चुनाव लड़ेगी और इसकी आहट हो चुकी है। दमोह का चुनाव ने आहट बता दिया कि आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोगों को किस तरीके से हम तीनों चुनाव के, लोकसभा खंडवा और जो 2 विधानसभा चुनाव, उसके प्रति पूरी तरीके से हम सजग हैं, चपल हैं, उत्साही हैं
और इसके साथ ही साथ इस बात में पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये चुनाव कांग्रेस के साथ साथ जनता का चुनाव होगा, जनता लड़ाएगी, जनता चुनाव लड़ेगी और प्रहार देगी। और ये प्रहार उसी तरीके का होगा कि जिस तरीके से इनको एक बार पहले भी फील गुड हुआ था और जनता ने इनको नेस्तनाबूद कर दिया। फील गुड का कोई वक्त ही नहीं है, कहां से फील गुड हो रहा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। खैर योगेश जी, लेकिन जिन मुद्दों के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, दमोह के बाद से उत्साहित है कांग्रेस, पर क्या आपको लग रहा है कि दमोह बाकी उपचुनाव में भी दिखाई दे देगा दमोह जैसी स्थितियां? ये बात सच है कि कई बड़े मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस चाहे तो बना सकती है? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि मुद्दा बहुत बड़े हैं कांग्रेस के पास, लेकिन उन मुद्दों को कैसे आप कैश करा सकते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और जहाँ तक दमोह की बात है, तो आप ये देखिए दमोह की परिस्थितियां बहुत डिफरेंस थी। वहाँ बीजेपी कैंडिडेट को लेकर भी अपोज था, फिर वहाँ जातिगत समीकरण भी कुछ विरोध में बैठ गए। तो प्रेजेंट कंडीशन जो है वर्तमान, ये दमोह की परिस्थितियां इन 3 उपचुनावों पर लागू होगी, ये कहना मतलब बहुत समझदारी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियां बहुत डिफरेंस थी और यहाँ की परिस्थितियां बहुत डिफरेंस है। केवल अंतर ये है कि अब आप महंगाई के मुद्दे को आप कैश कैसे करा पाते हैं, जनता तक कैसे ले जा पाते हैं। जैसे मैंने भी बात कही थी, तो न्याम अग्गा जी ने बोला था, एक उन्होंने एनालिटिकल उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, और उसके पीछे उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि डाली। हाँ, अब इस तुलनात्मक बात को यदि आप जनता तक पहुंचा गए, जनता इसको समझ गई, तो वो आपके पक्ष में बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। और यदि कांग्रेस ये कहने में सफल रही कि नहीं साहब पेट्रोल और डीजल और महंगाई इसलिए बढ़ रही, तो जनता उसको उनके पक्ष में हो जाएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको ये दोनों दल कैसे पेश करा पाते हैं, ये इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। नेहा जी, दमोह के बाद कांग्रेस ऐसा मानकर चल रही कि दमोह जैसी स्थितियां फिर बनेगी और कांग्रेस जीत हासिल कर लेगी, लेकिन पिछली दफा हमने 2018 में देखा कि 2 सीटें आपके पास थी, 1 कांग्रेस के पास थी, विधानसभा की बात करें, और लोकसभा भी आपके पास थी, यानी 2 कांग्रेस 2 बीजेपी की हो गई, लोकसभा को मिला लिया जाए तो। अब क्या ऐसा लग रहा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को समझ आ रहा है कि इस बार हम सारी सीटें जीत लेंगे? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात तो योगेश जी प्रधानमंत्री जी के पोस्टर की बात कर रहे थे, तो शायद वो गलतफहमी में है। प्रधानमंत्री जी पोस्टर में नहीं, जनता के दिलों में वास करते हैं। नंबर 2 कि जिस आप चुनाव की दमोह की बात कर रहे हैं, तो योगी राज जी ने भी बताया कि क्या परिस्थितियां थी, और लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव जीत हार दोनों चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर काम करती है। हमारी जहां जहां सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो सरकार है, तो सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसमें संगठन भी साथ में एकजुट होकर काम करता है। नंबर 2 कि अगर दमोह मात्र से कांग्रेस खुश होना चाहती है, तो उनको ये खुशी मुबारक, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 400 से 40 पर आना, और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी की हार हुई, 28 चुनाव भी हमने उपचुनाव देखे थे, और उसके बावजूद अगर कांग्रेस अहम पालना चाहती है कि उनका दमोह में जीत हो गई, और इस वहम में रहना चाहती है कि आने वाले उपचुनाव में भी उनकी जीत होगी, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए घातक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ना किसी अहम में है, ना किसी वहम में है। लगातार जो हम जनता के लिए लेकिन कल ऐसी भी चर्चा है कि उपचुनाव की जो मंत्री लोगों की बैठक हो रही थी, उसमें भी कुछ वहम पैदा हो गया था। देखिए, किसी प्रकार का कोई वहम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है, चाहे प्रभारी मंत्री के माध्यम से हो, चाहे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसको हल कराने के लिए हो, चाहे जनता तक पहुंचने के लिए हो, चाहे अंतिम पंक्ति तक योजनाएं पहुंचाने के लिए हो। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने वर्किंग मोड में रहती है, भारतीय जनता पार्टी उसी में है। पर जिस प्रकार की अहंकार की भाषा मैंने अभी योगेश जी की सुनी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी एक राजनीतिक दल होने के नाते अहम और वहम दोनों से बचना चाहिए। योगेश जी, अहम और वहम दोनों छोड़ना होगा आपको। देखिए, अहम और वहम किसका है, ये अरविंद भदौरिया जी और कांग्रेस बीजेपी की महान नेत्री से पूछें कि कौन है। ये एक आंतरिक भारतीय जनता पार्टी में जो खलबलाहट मची हुई है और एक विद्वेष चल रहा है, ये मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से कोई मध्य प्रदेश के विकास की बात कर नहीं आए साहब। बात हुई है वहां पर कि आपके वहां पर जाकर सब जगह संतुलन की राजनीति करना, और ये जो संतुलन की राजनीति के कारण आप नरेंद्र सिंह तोमर के वहां, खटीक जी के वहां या ज्योतिराज सिंधिया जी के वहां गए। अभी मध्य प्रदेश में भारतीय प्रदेश से बने तो स्वाभाविक तौर पर जाना पड़ेगा योगेश जी। नहीं, स्वाभाविक नहीं है, असंतुलन है। वो वहां दिल्ली का चक्कर लगा के आते हैं, यहाँ बैठक में वहां फिर विद्वेष पैदा हो जाते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी अंतरकला से जूझ रही है और अंतरकला के परिणाम जब आते हैं कि जब मौका होता है। अभी सब अंतरकला की खलबलाहट चलती जा रही है। आप समय आने दीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, पता चल जाएगा कि कौन अहम में है और कौन वहम में। चलिए, बहुत बढ़िया योगीराज योगेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ इस कार्यक्रम को मैं विराम दूंगा। क्या आपको लग रहा है कौन अहम में है, कौन वहम में? क्योंकि हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से जब मंत्री समूह की बैठकें हो रही है तो कुछ वहम तो दिखाई दे रहा है। देखिए मनोज जी, जब पार्टी सत्ता में होती तो सत्ता पक्ष की पार्टी में अंतर विरोध ज्यादा देखे जाते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि क्योंकि वहाँ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन विपक्ष में अंतर विरोध हो, ये बड़ा विचित्र सा लगता है। आपका तो दो नेताओं में परस्पर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। कांग्रेस तो विपक्ष में तो एकजुटता दिखनी स्वाभाविक है, ये नेचुरल उसका कैरेक्टर होना चाहिए विपक्ष का। सत्ता पक्ष में तो विरोध रहते ही रहते हैं, तमाम तरह के गुटबाजी रहती है, तमाम तरह के नेता रहते हैं। लेकिन आप विपक्ष में होकर और छोटी सी पार्टी, छोटे से संख्या में होने के बावजूद आप एकजुट नहीं है, तो ये जो मैसेज जनता के बीच जाता है, ये पार्टी को डैमेज करता है। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन जब रण की रणनीति बनती है, यानी किसी भी चुनाव के रण में कोई भी पार्टी जाती है तो उसको वहम और अहम दोनों से दूर होना पड़ता है। अब किसका वहम काम करेगा, किसका अहम दिखाई देगा, ये समय बताएगा। पर इतना जरूर है कि इस बार रण की रणनीति दोनों दलों की अलग होगी, क्योंकि दमोह जीतने के बाद कांग्रेस एक अलग ऊर्जा पैदा कर रही है, अलग ऊर्जा लेकर चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि वहां जो चूक, वहां जो गलतियां हुई है, आने वाले उपचुनाव में ना हो। और इसीलिए तो ये सब बैठ के चल रही। होगा क्या, ये जनता के हाथ में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।